डिस्कस किया था एनालिटिकल प्रोसीजर्स। अच्छा, एनालिटिकल प्रोसीजर की डेफिनेशन क्या थी? इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। कैसे इवैल्यूएट करना है? थ्रू प्लॉजिबल रिलेशनशिप अमंग बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डाटा। कई दफ़ा हम इवैल्यूएट करते हैं फाइनेंशियल डाटा को, हम ऑडिट फाइनेंशियल करने आए हैं, हम उसको इवैल्यूएट करते हैं किससे? फाइनेंशियल डाटा से। कई दफ़ा इवैल्यूएट करते हैं नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल क्या होता है, नॉन फाइनेंशियल क्या होता है, बता दिया मैंने, ठीक है। अच्छा, जब इवैल्यूएट करेंगे, ठीक है, एनालिसिस करेंगे, तो क्या होगा? रिलेशनशिप्स फ्लक्चुएट करेंगे, डेविएशन आएंगी, वेरिएशन आएंगी, उन वेरिएशंस की इन्वेस्टिगेशन। तो इसमें दो चीज़ें हैं, इवैल्यूएशन और अच्छा, खाली रेशियो एनालिसिस कोई चीज़ नहीं है, खाली रेशियो एनालिसिस कोई चीज़ नहीं है। वो तो एक 8th क्लास के बच्चे को, 7th क्लास के बच्चे को कहते हैं यार ये कैलकुलेशन निकाल दो। अगर आप आए ना पेज 131 पे 2.5 में सारी रेशियोज आई हैं, आपने पढ़ी होंगी सारी रेशियोज। मैं भी पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन डिफरेंट पर्सपेक्टिव में पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। मैं इसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव में पढ़ाऊंगा, ठीक। ये सारी आपने पढ़ी हुई है। ये सिंपल मैथमेटिकल क्लास 4-5 के बच्चे को जिसको ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन आती है वो निकाल देगा। तो रेशियो निकालने का मसला नहीं है। असल चीज़ क्या है? उस रेशियो से रिजल्ट्स इंटरप्रेट करना, मैसेज लेना, रिस्क आइडेंटिफाई करना, ठीक है। उसकी इंटरप्रिटेशन असल चीज़ है कि यार ये रेशियो डेविएट कर गई है, क्यों कर गई, पॉसिबल रीजंस क्या हो सकती हैं, या इस सिनेरियो में क्या रीजन नहीं है। इस पर्टिकुलर सिनेरियो में जैसे कल एक छोटा सा क्वेश्चन आया था, बड़ा बेसिक सा, तो हमने देखा यार ठीक है, सेल्स इतनी नहीं बढ़ी जितनी मार्केट कॉस्ट बढ़ गई। इसका मतलब क्या है? कंपनी प्रेशर में है। किसके प्रेशर में? बैंक से लोन लिया हुआ। फिर जब मैंने बैलेंस शीट देखी, वहाँ लोन आ भी रहा था कि जो फाइनेंसिंग की है, इन्वेस्टमेंट्स की है, वो जब हम कैश फ्लो में गए तो वहाँ मैसेज आ रहा था, याद है आपको? तो ये है एनालिसिस। खाली रेशियो से कोई भी निकाल देगा, 7वीं 8वीं क्लास का बच्चा निकाल देगा, ठीक है। तो आपसे वो हमेशा एक्सपेक्ट करेगा आप इंटरप्रेट करें कि क्यों है, वजह क्या है, रैशनल क्या है इसके पीछे, लॉजिक क्या है इसके पीछे, पॉसिबल क्या हो सकती है, फिर आप उसको इन्वेस्टिगेट करें, ठीक है। तो पहली चीज़ इवैल्यूएशन, दूसरी इन्वेस्टिगेशन। ये इंटरप्रेट करें क्यों हुआ ऐसे, फिर उसको मैनेजमेंट से पूछें, ठीक है। फिर हमने डिस्कस किया कि 2.2 में कि बेसिक सिंपल कंपैरिजन से लेके हाईली कॉम्प्लेक्स स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स सारी किस में फॉलो करती हैं? एनालिटिकल प्रोसीजर्स में। फिर कंपैरिजन में डिस्कस किया कि आप अपने पिछले साल से कंपेयर कर सकते हैं अपने रिजल्ट्स को अपने प्रीवियस ईयर के बजट से कर सकते हैं, ये करंट ईयर के बजट से कर सकते हैं, फोरकास्ट से कर सकते हैं, प्रोजेक्शन से कर सकते हैं, और इंडस्ट्री के एवरेज से कर सकते हैं, इंडस्ट्री के बेंचमार्क से कर सकते हैं, और अपनी एंटिटी के अंदर से सेम पैरेलल यूनिट्स हैं उनसे कर सकते हैं, ठीक हो गया? चलें। अच्छा, फिर उसने कुछ एग्जांपल भी दी थी कि एग्जांपल ऑफ अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस, ये क्या क्या हो सकती हैं, ये आपने पढ़ ली है। इसके ऊपर उसने एग्जाम टेक्निक बताया था, एग्जाम में क्या होगा, तो उसने कहा डेफिनेटली आपको आइडेंटिफाई करना आएगा अनयूजुअल फीचर्स, क्या अनयूजुअल हो, क्यों हुआ, रीज़न क्या है, फ्लक्चुएशन कहाँ आई, कहाँ पे प्लॉजिबल रिलेशनशिप डेविएट कर गया, फ्लक्चुएट कर गया, इनकंसिस्टेंट हो गया, ठीक है, पहली चीज़। दूसरा कहता है व्हाट माइट बी डन, इन्वेस्टिगेट कैसे करना है आपने, और तीसरा क्या कहता है पॉसिबल, क्या रीजंस होती हैं, क्या मैनेजमेंट एक्सप्लेनेशन देगी आपको, ठीक है। 2.1 पे है। 2.1 बड़ा सिंपल सा है। 2.1 में कहता है कि 3 स्टेजेस हैं एनालिटिकल प्रोसीजर को यूज़ करने के लिए, 3 स्टेजेस हैं, ये याद रखना है। पहली है प्लानिंग स्टेज, प्लानिंग, या इसको रिस्क असेसमेंट स्टेज भी कहते हैं, प्लानिंग एंड, ठीक है। आप एनालिटिकल प्रोसीजर यूज़ करते हैं एज ए रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, एनालिटिकल प्रोसीजर्स एज ए मुझे आपकी अटेंशन
चाहिए पेज 35 पे। अब देखिए कितना इंटरकनेक्शन है चीज़ों में। चैप्टर नंबर 7 से उठ के हम चैप्टर नंबर 3 पे आ गए। ठीक है, आ गए 35 पे। टॉपिक क्या है? ऑडिटर्स रिस्क असेसमेंट प्रोसेस या प्रोसीजर। ठीक है, तो उसमें पहला क्या है? दूसरा, समझ गए? जब आप रिस्क असेसमेंट कर रहे थे तो आपने क्या किया? आपने एनालिटिकल टूल प्रोसीजर को यूज़ किया एज ए रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर प्लानिंग स्टेज पे, एज ए एनालिटिकल प्रोसीजर, एज ए, याद रहेगा, पढ़ के आए हैं आप। ठीक है, फिर इसके बाद आपने पढ़ा फ्रॉड वाला स्टैंडर्ड। आपने कहा फ्रॉड से रिलेटेड भी रिस्क असेसमेंट करते हैं। ठीक है, वो आपने की पेज 35 पे। पेज 35 पे है, 35 में, सॉरी 51 पे हैं। आ गए जी? इसमें सेकंड लास्ट जो बुलेट है ना, सेकंड लास्ट बुलेट क्या है ये? इवेल्युएट एनी अनयूजुअल और अनएक्सपेक्टेड रिलेशनशिप आइडेंटिफाइड इन परफॉर्मिंग। समझ गए? अच्छा, आपने क्या किया? जब आप एक तो आप जनरल रिस्क असेसमेंट कर रहे थे तभी आपने रिस्क असेसमेंट में आपने एनालिटिकल प्रोसीजर यूज़ किया, और जब आपने रिस्क असेसमेंट की स्पेसिफिक रिलेटेड टू फ्रॉड तब आपने फिर एनालिटिकल प्रोसीजर यूज़ किया। किस स्टेज पे? स्टेज नंबर 2, फेज 2 पे, प्लानिंग स्टेज पे। याद रहेगा? पक्की बात है, या पढ़ के आए हैं? ठीक है। अच्छा, फिर स्टैंडर्ड पता है कहता है कि जो आपने प्रोसीजर ऑडिट के शुरू में किया था ना, ये आपने किस पे किए होंगे? एनालिटिकल प्रोसीजर किस पे परफॉर्म किए होंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। कौन से? वो तो भी फाइनल नहीं हुए। वो कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट थे? ड्राफ्ट फाइनेंशियल। वेरी गुड। वो ड्राफ्ट है ना, आप ऑडिट करने के मेरे अकाउंट से हमने बनाए हुए। अभी आपने उस पर ऑडिट करना है तो उससे पहले रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या किया? एनालिटिकल पे परफॉर्म किए प्लानिंग स्टेज पे। फिर आपने ऑडिट किया फॉर नंबर 1.5 महीना आप ऑडिट करते रहे। ऑडिट करते करते बहुत सी एडजस्टमेंट्स आई, अकाउंटिंग एंट्रीज आई, एरर्स से, रॉन्ग क्लासिफिकेशन थी, सारी आपने ठीक करवाई। ठीक है, अकाउंट से आ रहा है, मैनेजमेंट उसको साइन करने लगी है और आप उसको रिपोर्ट इशू करने लगे। कौन सी स्टेज है? एट द एंड ऑफ द ऑडिट, एट द टाइम ऑफ इश्यूएंस ऑफ या बिफोर इश्यूएंस ऑफ फाइनेंशियल, बिल्कुल आपको सब कुछ तैयार है, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होने लगे, आप साइन करने लगे। तो स्टैंडर्ड क्या कहता है कि साइन करने से पहले फाइनली एक दफ़ा फिर क्या करें? एनालिटिकल पे परफॉर्म करें। कि अकाउंट की शक्ल चेंज होगी ना, यहाँ पे ड्राफ्ट अकाउंट थे, यहाँ पे ऑलमोस्ट फाइनल अकाउंट्स हैं, बहुत सी चीज़ें इसमें चेंजेस आ गई हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड क्या कहता है? एट द एंड ऑफ द ऑडिट बिफोर इश्यूएंस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटर मस्ट परफॉर्म ऑन द फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्यों? ताकि कोई गलती पहले, कोई एरर, कोई मिसस्टेटमेंट पहले अनआइडेंटिफाइड रह गया, अनअटेंडेड रह गया। अब आप क्या करें? इससे पहले कि रिपोर्ट इशू करके गलती कर बैठे हैं, आप उसको एप्रोप्रिएट अटेंशन दे लें। कोई रिलेशनशिप फ्लक्चुएट कर गया, कोई डेविएशंस आ गई हैं रेशियोज में, कोई वेरिएशंस आ गई हैं, डेविएशंस आ गई हैं, तो इससे पहले कि हम रिपोर्ट इशू कर बैठे, ऑडिटर शुड परफॉर्म। ठीक है, समझ गए? ये वही एनालिटिकल प्रोसीजर है, रेशियो एनालिसिस एट द स्टार्ट, एट द एंड। रेशियो एनालिसिस आपके नेक्स्ट पेज पे, पेज क्या पढ़, पेज नंबर क्या आपका? 131 पे सारी लिखी हुई हैं। ठीक है, ये मैं आपको सिखाऊंगा नहीं, आपने पढ़ी होंगी अकाउंटिंग में, मैं आपको थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव में पढ़ा दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये रेशियो एनालिसिस आपने कब करनी है? एट द स्टार्ट, किस स्टेज पे? प्लानिंग एंड रिसर्च स्टेज पे, और फिर एट द एंड बिफोर इश्यूएंस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये सो बिफोर साइनिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट रिपोर्ट साइन करने से पहले ऑडिटर क्या करे? एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर ले। समझ गए? ये तो भी दो, तीसरी मैंने छोड़ दी है। तीसरी है एनालिटिकल प्रोसीजर्स
एज ए सब्सटेंटिव प्रोसीजर, एनालिटिकल प्रोसीजर एज ए सब्सटेंटिव प्रोसीजर क्या होता है? जिससे आपको एविडेंस मिलता है, यही है ना। सब्सटेंटिव प्रोसीजर क्या है? देखें, हमने ऑडिट प्रोसीजर पढ़े हुए दो तरह के, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स और फिर फर्दर बढ़े दो तरह के, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स और सब्सटेंटिव में डिटेल। और हमने क्या पढ़ा? हमें एश्योरेंस मिलती है यहाँ पे, इससे, इनसे, यही एश्योरेंस मिलती है ना। जब आप एनालिटिकल प्रोसीजर को यहाँ पे यूज़ करेंगे, यहाँ पे यूज़ करते हैं ना, स्टैंडर्ड करता है। अभी मैं लेके गया था आपको पेज 50 समथिंग पे और फिर 30 समथिंग पे स्टैंडर्ड कहता है ना प्लानिंग स्टेज पे, ये रिस्क असेसमेंट स्टेज है ना, ऐसे ही है ना। अभी हम रिस्क असेसमेंट चैप्टर नंबर 3 में पढ़ गए थे, तो वो कहता है एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करें। तो अगर रिस्क के फ्रॉड से रिलेटेड स्पेसिफिक रिस्क है, फिर भी एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करें। तो वो आपने एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म तो किया, किस स्टेज पे किए हैं? प्लानिंग रिस्क असेसमेंट स्टेज पे, ठीक है। फिर आपने सारे प्रोसीजर परफॉर्म कर दिए, अब 4th फेज में आ गए रिपोर्टिंग, यही है ना 4th फेज। तो रिपोर्ट देने से पहले स्टैंडर्ड क्या कहता है? एनालिटिकल परफॉर्म कर ले, ठीक है। यानी पहली स्टेज, दूसरी स्टेज और तीसरी स्टेज ये है। ये कौन सी है? जहां पे आप एनालिटिकल प्रोसीजर को यूज करते हैं एज ए इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एविडेंस। हमने पढ़ा ना, हमें कुछ एश्योरेंस मिलती है टेस्ट ऑफ कंट्रोल से, कुछ टेस्ट ऑफ डिटेल से, कुछ एनालिटिकल से। वो हमने पॉइंट 3 वाली स्टोरी पढ़ी हुई सारी। तो इसका मतलब हम यहाँ पे एश्योरेंस मिलती है, हम इसको यूज करते हैं एज ए सब्सटेंटिव प्रोसीजर। ये क्लियर है? पक्की बात है। तो ये इसने ना आपकी बुक में ये लिखा हुआ है, इसने 2.1 में दो बातें की हैं कि एट प्लानिंग स्टेज, दूसरे में कहता है व्हेन फॉर्मिंग एंड ओवरऑल कंक्लूजन, ठीक है, याद रहेगा। ये जो मेरा पॉइंट नंबर 2 है, इसको स्किप कर दिया। इसको स्किप इसलिए किया है कि इसको जाके डिस्कस करता है नेक्स्ट पेज पे 2.3 में, एनालिटिकल प्रोसीजर इन सब्सटेंटिव टेस्टिंग, याद रहेगा। अच्छा, आपने इसको ऐसे नहीं लेके जाना, आपने जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ स्टैंडर्ड ऐसे कहा हुआ है, 3 स्टेजेस में इसका यूज, क्लियर है जी। अच्छा, इसी 2.1 में नीचे आके कहता भी है, तो सेकंड लास्ट पैराग्राफ है 2.1 में, कि एनालिटिकल प्रोसीजर एज ए सब्सटेंटिव प्रोसीजर, ठीक हो गया। अच्छा, इससे ऊपर वाले पैराग्राफ में 315 की बात की। 315 क्या है? रिस्क असेसमेंट। मैं नहीं पढ़ाऊंगा यहाँ से इसको, आप सारी स्टोरी समझ गए, कोई मसला यहाँ तक चले। अच्छा, पेज 130 पे आ जाए। 130 से पहले मैं आपको फिर बता दूं, 130 हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, सब एनालिटिकल प्रोसीजर एज ए बोर्ड वाले। इन दोनों को मैं डिस्कस कर लिया। इसको मैं पहले पढ़ाया था आपको चैप्टर नंबर 3 में, इसको मैं पढ़ाऊंगा चैप्टर नंबर 14 में, रिपोर्ट इशू करने से पहले। ये आप पढ़ लिए, समझ लें, मैं स्किप कर दूंगा, क्या पढ़ना है इसमें और, ठीक है। तो अब आगे जो हमारा सारा चैप्टर है ना, वो इस पे आएगा, 2.3 इस पे चलेगा, एनालिटिकल प्रोसीजर एज ए, जहाँ पे एनालिटिकल प्रोसीजर में अब जहाँ से आप क्या करते हैं, एश्योरेंस लेते हैं, हम एविडेंस लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको भी करने से पहले ना हम इसको डिस्कस कर लेते हैं बोर्ड पे, ठीक है। इसको कैसे यूज करते हैं? देखें, जब आपने एनालिटिकल प्रोसीजर को यूज करना है सब्सटेंटिव प्रोसीजर, आपने क्या करना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताने लगा आपको। एक तो सबसे पहले हम देखना है क्या एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करना सूटेबल है। एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करना, इस पर्टिकुलर सिनेरियो में हम एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हैं। पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन से एरियाज हैं जहाँ पे एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म किया जा सकता है, कहाँ पे आप एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हैं। तो कहाँ कर सकते हैं? स्टैंडर्ड कहते हैं वहाँ कर सकते हैं जहाँ पे चीज़ों में आपस में ट्रेंड है, चीज़ें, ठीक है, चीज़ें रिलेट करती हैं एक दूसरे के साथ। जैसे मैंने कल प्रोडक्शन वाली बात की, परचेज वाली बात की, ये लॉजिकल है, ऐसे ही होगा। क्या ये एक एंटिटी में होगा? 1000 एंटिटीज में ऐसे ही होगा। अच्छा, अगर फिक्स एसेट में एडिशन हो रही है तो क्या सिर्फ एक एंटिटी में डेप्रिसिएशन में इंक्रीज होगी? नहीं, सब में होनी चाहिए। अगर नहीं हो रही तो आपको इन्वेस्टिगेट करना, क्योंकि आपस में क्या है, रिलेशनशिप है, फॉलो करेंगे। अच्छा, आपके एक्सपेंसेस बढ़े हैं, लीगल एंड प्रोफेशनल चार्जेस, लीगल एंड बढ़े हैं,
तो डेफिनेटली नंबर ऑफ केसेस भी या लिटिगेशन भी बढ़ रही होगी। क्या एक एंटिटी में, ये एक साल में, और हर साल तो हर साल में होगा, ज़्यादा एंटिटी ज़्यादा में होगा। आप ये ट्रेंड है, रिलेशनशिप है, समझ गए? अच्छा, रिप्लेसमेंट साइकिल की बात हम थोड़े दिन पहले की थी कि अगर गाड़ी आप 5 साल बाद रिप्लेस करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ की फॉर एग्जांपल, तो जो पहले साल रिपेयर है वो कम होगी, 5वें साल में ज़्यादा होगी। ये ट्रेंड है, ये ट्रेंड है। अच्छा, पहले साल में डेप्रिसिएशन ज़्यादा होगी, रिपेयर, अच्छा आखिरी सालों में रिपेयर ज़्यादा होगी, डेप्रिसिएशन। क्या ये एक एंटिटी में इब्राहिम में होगा बस, इस्तारा में होगा, ऐसे हर जगह होगा, ठीक है? तो एनालिटिकल परफॉर्म करना कहाँ सूटेबल है? जहाँ पे चीज़ों में आपस में रिलेशनशिप है, याद रहेगा। दूसरी बात, एनालिटिकल परफॉर्म करना वहाँ सूटेबल है जहाँ पे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बेहतर है। जहाँ पे क्यों? क्योंकि आपने एनालिसिस करना है डाटा का। किसका करना है? डाटा का। कौन निकाल के देगा आपको? अगर सिस्टम गलत डाटा निकाल के दे रहा है तो आपके एनालिसिस ठीक है, वो गलत एनालिसिस हो जाएंगे, सिस्टम ने डाटा गलत दिया आपको। तो पहला चीज़ क्या है? रिलेशनशिप होना चाहिए, ट्रेंड हो, रिलेशनशिप, और क्या हो, और क्या हो, ट्रेंड हो, नंबर 1, नंबर 2 इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग हो, तीसरा डाटा अवेलेबल हो। डाटा भी होना चाहिए ना, समझ गए? और चौथी चीज़ क्या है? सॉरी, कंपेरेबल डाटा हो। अब कंपेयर तो कर सकें, आप कंपेयर तो कर सकें। अगर कंपेरिजन ही नहीं है आपका, मिसाल के तौर पे मेरा क्लाइंट था, ये जिस चेयर्स की मटेरियल कुर्सियाँ चेयर्स बनी हुई ना आपकी, ये प्लास्टिक है, इसके कैंस होते हैं, केमिकल कैंस होते हैं, बड़े बड़े गैलन्स होते हैं जिसमें केमिकल जा होता है, बाद में हम उसमें पूरी ज़िंदगी पानी पीते हैं, ठीक है? अच्छा, मेरे क्लाइंट ने आज से बात करूँ 2007-8 की, एक ई प्लांट बनाया। इसके जो होते हैं कैंस, पहले चाइना में बनते थे, पाकिस्तान में उन्होंने नई मशीन मंगवाई, कंपनी इनकॉर्पोरेट की और कैंस लेके आए। ये यानी पाइनर थे इस चीज़ में, ठीक है? अच्छा, जब हम उसका एनालिटिकल प्रोसेस परफॉर्म करने लगे तो हमारे पास कंपैरिजन के लिए डाटा नहीं था। नई कंपनी बनी है इस साल, पिछले साल के रिजल्ट्स नहीं है, इंडस्ट्री है नहीं, बेंचमार्क है नहीं, अभी नई कंपनी थी, स्टाफ भी नहीं था, बजट बना नहीं। तो यहाँ पे एनालिटिकल कैसे परफॉर्म करेंगे आप? समझ गए? तो एनालिटिकल प्रोसेस परफॉर्म करना सूटेबल होना चाहिए। सूटेबल कहाँ होगा? पेपर में क्वेश्चन आएगा, बुक ने इतनी की बात की एनालिटिकल परफॉर्म करना सूटेबल है, बस सूटेबल कहाँ होगा? जहाँ मैंने आपको पॉइंट लिखवाए हैं, जहाँ पे सिस्टम ठीक होगा, डाटा होगा, कंपैरिजन के लिए चीज़ें अवेलेबल होंगी, और चीज़ों में ट्रेंड होगा, रिलेशनशिप होगा, ठीक है? ठीक है? मैं नंबर ऑफ केसेस का बढ़ने से, इंटरटेनमेंट एक्सपेंस के बढ़ने से कोई ताल्लुक नहीं है। आपके यार आपके केसेस तो बहुत बढ़ गए हैं, आपकी रिपेयर मेंटेनेंस बढ़ी नहीं, आपके केसेस रिपेयर मेंटेनेंस नहीं बढ़ी, उसका कोई रिलेशनशिप ही नहीं आपस में, उसका कोई रिलेशनशिप। हाँ, अभी कह सकते हैं भाई सैलरीज बढ़ गई हैं तो एम्प्लॉयज बड़े होंगे, समझ आती है बात, ठीक है? या अगर ये नहीं है तो पूछे क्यों नहीं है, हो सकता है पुराने एम्प्लॉयज का इंक्रीमेंट लग गया हो आउट ऑफ द वे जाके, समझ गए? लेकिन आपके यार वो आपकी इंटरटेनमेंट एक्सपेंस तो, आपकी जो इंटरटेनमेंट एक्सपेंस बहुत बढ़ गया है, सेल क्यों नहीं बढ़ी? भाई सेल का और इंटरटेनमेंट का आपस में ताल्लुक नहीं है, ठीक है? आपके यहाँ के एम्प्लॉयज तो ज़्यादा हो रहे हैं, रिपेयरमेंट ज़्यादा क्यों नहीं हो रही? एम्प्लॉयज का कोई ताल्लुक नहीं है। तो यहाँ अब इसका यहाँ पे आप एनालिटिकल परफॉर्म नहीं कर सकते। हाँ, आपको किसी और तरह से करना पड़ेगा, कोई और एनालिसिस करना पड़ेगा, कोई और टूल यूज करना पड़ेगा। फॉलो करके मेरी बात? तो पहली बात आपने क्या देखनी है, क्या एनालिटिकल प्रोसेस परफॉर्म करना सूटेबल है, याद रहेगा, पक्की बात है।
ये बात की ना क्या एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करना सूटेबल है, ये इसने 2.3 में पहले बुलेट में बात की है। डिटरमिन द सूटेबिलिटी लिखा हुआ, इसको अंडरलाइन कर लें। मैंने इसको डिटेल में बता दिया कहाँ सूटेबल होंगे, इसने इतना अच्छी बातें नहीं की यहाँ पे, ठीक है। मैंने को 4-5 पॉइंट एक्स्ट्रा लिखवा दिए यहाँ पे, क्लियर है। चलें आगे। अच्छा, मैंने इसलिए बताया कि इस एक पैराग्राफ से, ठीक है, इस बुक ने क्या लिखा हुआ है कि डिटरमिन करें कि प्रोसीजर परफॉर्म करना सूटेबल है, बस इतनी बात की है। भी कैसे डिटरमिन करेंगे सूटेबल है कि नहीं है, ठीक है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये 4 ही चीज़ें थी। क्या बोली मैंने, रिलेशनशिप है आपस में, डाटा है, सिस्टम ठीक है, जिस सिस्टम में डाटा निकल गया सिस्टम ठीक है, डाटा ठीक है, और कंपैरिजन के लिए चीज़ अवेलेबल है, ठीक है। तो ये इसका आंसर था, ठीक है। सब कुछ बुक से नहीं मिलेगा हमें, क्लियर हो गया जी। चले आगे। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ क्या है, डेवलप एंड एक्सपेक्टेंसी। डेवलप एंड स्टैंडर्ड कहता है कि आप एक एक्सपेक्टेंसी क्रिएट करें, इसको एक्सपेक्टेड वैल्यू भी कहते हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू लेके, ठीक है। कि आप देखें, आप रिव्यू करने से पहले देखें कि ये अमाउंट कितनी होगी यार, ये अमाउंट जिससे मैं एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर यार कितनी होगी, होनी चाहिए एक्सपेक्टेड, ठीक हो गया। अच्छा, फिर आप इसको करते हैं, कंपेयर करते हैं विद रिकॉर्डेड वैल्यू। रिकॉर्डेड वैल्यू कौन सी है, जो में आ रही है, आगे दूसरा करने हैं ना। फिर देखते हैं डिफरेंस कितना आया, ठीक है। फिर आप देखते हैं क्या ये डिफरेंस मेरी रेंज में है, परसेंटेज। क्या एक्सपेक्टेंसी लेने से पहले बोर्ड पे आ जाना, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने से पहले हम देखते हैं कि कितना डिफरेंस मैं टॉलरेट करने के लिए तैयार हूँ। इसको टॉलरेबल रेट भी पढ़ा हुआ ना, टॉलरेट, कि इतना डिफरेंस हुआ कि मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, हाँ यार ठीक है, ठीक लग रहा है। ठीक है, कितना डिफरेंस हुआ, डिफरेंस तो आएगा, एक एक्चुअल वैल्यू है, एक एक्सपेक्टेड वैल्यू है। अगर डिफरेंस आप देखें क्या ये डिफरेंस मेरे टॉलरेबल रेट के अंदर ही है। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं मेरा टॉलरेबल ±5% है, आप देखें डिफरेंस रिकॉर्डेड अमाउंट का 5% के अंदर ही आ रहा है। अगर अंदर आप कहते हैं हाँ ठीक है, इतना डिफरेंस में टॉलरेट करने के लिए, अगर उसके अंदर ही आ रहा कहते हैं मुझे सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस मिल गया एनालिटिकल प्रोसीजर से। बाकी आप टेस्ट ऑफ डिटेल भी करना है, फिर टेस्ट ऑफ कंट्रोल से भी श्योरेंस लेनी है, ठीक है, पढ़ा हुआ ना हमने। और ये हम इससे हमेशा थोड़ी श्योरेंस मिलती हुई एनालिसिस है, यहाँ पे एक्चुअल हम टेस्ट ऑफ डिटेल नहीं करते। ये क्या क्वेश्चन है, हाँ वो फिर हमारा मसला है, वो ऑडिटर का मसला है। अगर एस्टिमेशन गलत है तो फिर एस्टिमेशन ठीक करें, उसको हम पढ़ेंगे कैसे ठीक करना है हमें, उसको भी हम पढ़ते हैं जब बुक पे आते हैं ना, हम पढ़ते हैं इंशाल्लाह कैसे आपने अच्छी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है। जितनी अच्छी एक्सपेक्टेंसी क्रिएट करेंगे, जितनी अच्छी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालेंगे आप, उतना आप इस काबिल होते रहेंगे कि मिस स्टेटमेंट को डिटेक्ट कर सकें, एरर को आइडेंटिफाई कर सकें। क्लियर है, समझ गए। अच्छा, अगर वो डिफरेंस आपके ±5%, 5% मैंने अपने से बोला, प्लस में 10% भी हो सकता है, या आपका एक्सपेक्टेड टॉलरेबल रेट है, ठीक है, एज्यूम करें चले 5 नहीं 10% है। अगर जो डिफरेंस है 10% के अंदर ही है तो आप क्या करेंगे, इस अमाउंट को एक्सेप्ट कर लेंगे एज करेक्ट, ठीक है। अच्छा, अगर इसे बियॉन्ड चला गया, 12% आया, आपका एक्सपेक्टेड था 10, यहाँ आया 13.5%, अब क्या करेंगे, अब बियॉन्ड रेंज चला गया, अब क्या करेंगे, अब एक्सेप्ट करेंगे बट आफ्टर, ये है जी आपका एनालिटिकल प्रोसेस, ठीक है। एज्यूम करते हैं, छोटी सी प्रैक्टिस करते हैं इसकी। आप 2023 का ऑडिट कर रहे थे, 2023 का, ठीक है। आपने कहा सैलरी एंड वेजेस कितनी है, फॉर एग्जाम्पल 100 मिलियन, मैं मिलियन में बात कर रहा हूँ, 100 मिलियन। अच्छा, एम्प्लॉइज आप देखिए कितने हैं, ये भी मैं
राउंड ऑफ बात कर रहा हूँ, आपने 10,000 एम्प्लॉई है, 100 मनी सैलरीज है, 10,000 एम्प्लॉई है, आपने कहा एवरेज सैलरी कितनी बनती है एम्प्लॉय की? 10 मनी। ऐसे ही है, यही हो गया ना। बड़ी आसान समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसको जितना और कॉम्प्लेक्स करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, आप अब आ रहे हैं 2024 का ऑडिट करना। ऑडिट आपने इस अमाउंट में करना है जो फिगर में आ रही है। आप 24 की सैलरी वेजेस देखने आ रहे हैं ना। अब सैलरी वेजेस में ट्रेंड होता है, एम्प्लॉयज़ के बढ़ने से सैलरीज बढ़ती हैं, इंक्रीमेंट लगने से बढ़ती हैं, एम्प्लॉयज़ कम होने से कम होती हैं, ऐसी है ना। अच्छा, आपने कहा ठीक है मैं सूटेबल है यहाँ पे एनालिटिकल परफॉर्म करना, मैं एनालिटिकल से परफॉर्म करूँगा। आपने शुरू किया, आपने ये रिजल्ट निकाला, एवरेज सैलरी कितनी है? 10। आपने कहा ठीक है जी 10 सैलरी, एम्प्लॉयज़ कितने इजाफा? ये तो यहाँ 10 थे, यहाँ कितने हो गए जी? फॉर एग्जाम्पल 11 हो गए, तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 11, ये इस साल की सैलरी होनी चाहिए। अच्छा, फिर मुझसे पूछे इंक्रीमेंट नहीं लगा, ये कितना बनता है? 121। ऐसे ही है ना, 110 बन गया, ठीक है। फिर आप उनसे पूछते हैं कि आपका इंक्रीमेंट नहीं लगा, कहते हैं लगा 10% लगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाय ये आपकी एक्सपेक्टेड सैलरी होनी चाहिए, अब कितना बना? 121। ऐसे ही है। अब आपने एक्सपेक्टेंसी क्या निकाली? इस साल की सैलरी क्या होनी चाहिए? ठीक है, 120 निकले एक्सपेक्टेंसी, ठीक है। अब आप इसे कंपेयर करें रिकॉर्डेड वैल्यू से। रिकॉर्डेड वैल्यू फॉर एग्जाम्पल आ रही है 139, डिफरेंस कितना आ रहा है? 14 का 18 का, ठीक है। एज्यूम करते हैं ये बनता है 15% डिफरेंस। आपने एक्सपेक्ट किया था 10% होगा, अब बियॉन्ड चला गया। अच्छा, अगर ये होता 5%, आपने एक्सेप्ट कर लिया था एज करेक्ट कि 139 इज करेक्ट, ठीक है। आपने कहा चलो भाई एनालिटिकल से रीजनेबल एश्योरेंस मिल गई। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ कि बियॉन्ड कंट्रोल, बियॉन्ड लिमिट्स हो गया, बियॉन्ड रेंज चला गया। अब आप क्या करेंगे? इसको एक्सेप्ट करेंगे, बट आफ्टर आप ही मैनेजमेंट के पास ले जाएंगे कि जी मेरी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक तो 121 139 क्यों आ रहा है, मैंने सारे फैक्टर्स को काउंट फॉर कर लिया। फिर मैनेजमेंट आपको बताएगी कि जी आपने क्या किया, कैसे निकाली एक्सपेक्टेंसी। आप बताएंगे मुझे नहीं, आपने गलत किया, ये हमने 11 बंदा रखा है, जो नया बंदा ऐड किया हमने ये वाला, ये तो हमने जापान से इंजीनियर मंगवाया, इसको सैलरी इतने मिलियन सैलरी इसकी, ठीक है। या कोई जर्मनी से गोरा आया कोई, ठीक है, समझ गए। अब आप क्या करेंगे? आंखें बंद करेंगे, कान बंद करेंगे और मैनेजमेंट की बात मान लेंगे, ऐसे करेंगे। आप इन्वेस्टिगेट करेंगे, आप कहेंगे ठीक है, इन्वेस्टिगेट तो कर लिया, इन्वेस्टिगेशन का रिस्पॉन्स भी आ गया कि अब ये तो आपने इसको एवरेज सैलरी 10 लगा दी है और भाई इसकी सैलरी अकेले की 25 है, ठीक है। आप कहेंगे ठीक है, उस एक एम्प्लॉय का या उन 2-3 एम्प्लॉयज़ का जिसका मसला आ रहा है, आप कहेंगे मुझे टेस्ट ऑफ ड्रिल दिखा दो, मुझे आप कहेंगे जर्मनी से आया, दिखाओ इसका वीज़ा दिखाओ, जरा गोरे की शक्ल तो दिखाओ कैसा, कितनी सैलरी है, इसका मुझे पासपोर्ट तो दिखाओ, इसका इंक्रीमेंट, इसका मैं जॉब वो ऑफर लेटर तो दिखाओ, मुझे जॉब ऑफर लेटर, इसके अकाउंट में ट्रांसफर करें, दिखाओ कितनी सैलरी ट्रांसफर कर रहे हैं। अगर वो भी उतनी है 25 के करीब है, इसका मतलब क्या है कि ये 139 ठीक है, मैंने ठीक कह रही, मेरी एक्सपेक्टेशन गलत थी, आपने उसको करेक्ट कर दिया। यहाँ डिफरेंस निकलेगा, आप लिख देंगे मैं इस 139 को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, क्यों एक्सेप्ट कर रहा हूँ, क्योंकि एक एम्प्लॉई है उसमें जो स्टोरी में समझ गए। सेल्स पे आ गए, सेल्स पे, ठीक है। ये क्या हो रहा है? ये बोर्ड गंदा हो गया। अच्छा, सेल्स में क्या हुआ? आपने देखा पिछले साल कितने यूनिट सेल हुए, कितने केजी यार्न सेल हुआ। फॉर एग्जांपल
पिछले साल की सेल थी वही, मैं इसको अब क्या करूँ, एग्जाम्पल को चेंज